आजकल हर दूसरा इंसान किसी ना किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, क्रॉनिक इलनेस। हमें लगता है कि सिर्फ दवाई लेने से काम हो जाएगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सोच, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल भी आपकी हेल्थ का रुख तय करती है। स्ट्रेस सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये आपके हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम और बॉडी के हर फंक्शन को अफेक्ट करता है। हम हमेशा नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे रहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें। एक तरीका है होलिस्टिक हीलिंग, और जब बात होलिस्टिक हीलिंग की आती है तो होम्योपैथी एक बहुत पावरफुल टूल बनकर सामने आता है, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स को दबाता नहीं है, बल्कि माइंड बॉडी सोल के कनेक्शन को समझकर रूट कॉज को हील करता है। और आज हमारे साथ जो होम्योपैथ है वो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, पूरे इंसान को हील करने का हुनर रखते हैं। डॉक्टर मिथुन लाड़ीवाला, जो 16 साल से होम्योपैथी की कला और विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ ओपीडी केसेस नहीं, इवन आईसीयू के क्रिटिकल केसेस भी अपनी होम्योपैथी के सूझबूझ से संभाल चुके हैं और एचएचएफ के एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इनका ज्ञान सिर्फ क्लिनिक तक सीमित नहीं है, देश भर के सेमिनार्स, ऑनलाइन वेबिनार्स और इवन सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनसे सीख रहे हैं। नेशनल लेवल पर सिग्नस और सिप्रा इग्लेंटिना जैसे मॉलिक्यूल पर इनका काम रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुका है और आज हमें मौका मिला है उनका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और इनसाइट सुनने का। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी मच एक्साइटेड, मतलब मैं बता नहीं सकती, बिकॉज ही इज द वन, ही इज माई मेंटर, जिनसे मैं सीख रही हूँ, माई गुरु। एंड लाइक लिटरली नो वर्ड्स, इट्स स्पीचलेस कि दैट सी माई आईज आर वेट नाउ। एंड लिटरली आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये एक्सेप्ट किया इन्विटेशन और आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी ना, होम्योपैथी। सो ऑल्सो बहुत सारी चीजें आज भी मुझे जानने मिलेंगी, सीखने मिलेंगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? थैंक यू फातिमा फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं होम्योपैथी में आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे नॉलेज मिला है मेरे गुरु से, मेरे मेंटोर से, मैं जितना हो सके दूं। क्योंकि होम्योपैथी में जब तक आप अपना नॉलेज स्प्रेड नहीं करोगे, दोगे नहीं किसी को, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है तो हमारे गुरु का क्या बोलेंगे स्टेटमेंट रह चुका है, टुगेदर शेल वी ग्रो, है ना? तो वो ही फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा अल्टीमेट एम है, गोल है। सर, हम ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हाट इज होम्योपैथी। लोगों का ये कहना, बहुत से लोग से सुना भी है कि ये मैजिकल है, ये चमत्कार है, ये सडन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज होम्योपैथी, ये क्या है? होम्योपैथी इज नॉट ओनली जस्ट अ साइंस, इट इज ऑल्सो एन आर्ट, जो हमने हमेशा पढ़ा है हमारी बुक्स में, है ना? तो आप साइंस को डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आप आर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना? और अगर हम लॉस के हिसाब से चलेंगे, सभी को पता है कि सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंटर, ये होम्योपैथी का लॉ है। अगर हिंदी में समझेंगे आम इंसान के लिए, लोहा ही लोहे को काटता है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल से हम चलते हैं। हम बोलते हैं यार क्या जादू हुआ, इट्स नॉट जादू, इट इज अ परफेक्ट साइंस। ओके, सो जब साइंस काम करता है ना, जब होम्योपैथी काम करता है ना, तो वो जादू जैसा दिखता है पर होता नहीं। उसके पीछे बहुत मेहनत होती है सब होम्योपैथ्स की, समझने में कि पेशेंट कैसा है, उसको जानने में। उसके बाद अगर परफेक्ट सिमिलिमम मिलता है, परफेक्ट मैचिंग होती है, आम इंसान की लैंग्वेज में बोलेंगे कि जब एनर्जी मैच होती है पर्सन की और मेडिसिन की, तब ये मैजिकल टाइप ऑफ वर्क हमको दिखता है। पर वो मैजिक नहीं होता है, इट इज जस्ट अ साइंस, है ना? एंड द आर्ट बाय अ होम्योपैथ, जो उसका
साइंस का एप्लीकेशन किया उसने और जो आर्ट से प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, है ना, ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तब जाके ऐसा मैजिकल रिस्पॉन्स पेशेंट में हमें देखने मिलता है। बट उसको अपन मैजिक नाम देना गलत है। इट इज अ प्योर साइंस। सर होम्योपैथी को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में कि ये मीठी गोली काम करेगी क्या, या ये बहुत स्लो काम करती है, बहुत टाइम तक हमें लेना पड़ता है, या फिर इतनी बातचीत क्यों। जैसे दूसरे जो कन्वेंशनल मेडिसिन है दे जस्ट गिव मेडिसिन, हम इतना लंबा क्यों बैठे, क्यों आप लोग को इतना जानना है। तो ये बहुत Correct. सारे मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में। तो आपके एक्सपीरियंस से अब मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें कैसे आपके एक्सपीरियंस से यू हैव प्रूवन इट रॉन्ग। यस, तो अब मिथ्स के बारे में बात करेंगे अगर अपन, तो इतने ज्यादा मिथ्स है होम्योपैथी से रिलेटेड कि सबके आंसर देते देते आज इतने साल हो गए प्रैक्टिस को, ठीक है, फिर भी वो मिथ्स कम नहीं होते। तो आज हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ कि मुझे लगता है कि मैं इसके थ्रू आम जनता को मैं बता सकूं कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज की जनरेशन का मैं आपको मिथ बताना चाहता हूं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और लोगों के लिए मिथ बन गया है। सबके दिमाग में यही होता था कि होम्योपैथी स्लो काम करती है ना, तो ये पहले का टाइम था। आज अगर हम लास्ट 10 ईयर से देखेंगे, होम्योपैथी इतना अच्छा काम कर रही है, इतने वंडर्स हो रहे हैं होम्योपैथी में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, सब पे होम्योपैथी का काम, सब पे होम्योपैथी काम कर रही है। इस कारण से ये मिथ फैल रहा है, ये मिसकंसेप्शंस है कि अगर कोई पेशेंट ठीक होने के बाद कोई दूसरे के पास जाता है या दूसरे कन्वेंशनल मेडिसिन वालों के पास जाता है, तो उनका ये बोलना होता है जरूर उसने स्टेरॉइड दिया हो, है ना। तो ये कभी कभी हमको सोच के लगता है कि चलो उसने ये सोचा तो सही, है ना, पर ऐसा नहीं है। स्टेरॉइड इज जस्ट अ मेडिसिन, अ पार्ट ऑफ एलोपैथी सिस्टम, है ना, वो होम्योपैथी में नहीं हो सकता। आज हम माइंड बॉडी सोल एक्सिस पे काम कर रहे हैं, मतलब पेशेंट का पूरा माइंड रीड करके, उसका हेल्थ रीड करके, उसका एनवायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है ये समझ के हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं या पेशेंट को हम पूरा स्कैन कर डालते हैं, कई बार उसका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास आने के बाद बैठ के कैसा बात कर रहा है ना, सब देखते हुए जब हम इन ऑल टोटालिटी बोलते हैं उसको, टोटालिटी पे जब प्रिस्क्राइब करते हैं तब इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है। मैक्सिमम क्रोनिक डिजीजेस में, अक्यूट में, 104 बुखार में, तो ऐसे रिजल्ट आज होम्योपैथ 10 लास्ट 10 to 15 ईयर से अब देने लग गए। तो ऑफ कोर्स जब पहले के सिस्टम में जब काम करते थे तो होम्योपैथी को बहुत स्लो माना जाता था। फीवर में शायद ही कोई होम्योपैथी लेता था, है ना। क्रोनिक डिजीजेस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में पहले शायद ही कोई होम्योपैथी लेता था। पर आज ये सब डिसऑर्डर सारे ठीक हो रहे हैं विथ प्रूफ, विथ रिजल्ट्स। और पेशेंट आके बताता है सब जगह कि भाई मैं ऐसा ठीक हुआ हूं, 15 साल से मैं ये दवाइयां ले रहा था, पर होम्योपैथी लेने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, आज मेरी लाइफ चेंज हो गई। लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स ऐसे मिल रहे हैं। तो ये सुन के अदर कन्वेंशनल मेडिसिन वाले ये बोलते हैं जरूर स्टेरॉइड दिया होगा, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि स्टेरॉइड ही इतना फास्ट काम कर सकती है, इतना मैजिकल काम कर सकती है, और कोई दवा नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो होम्योपैथी में स्टेरॉइड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। होम्योपैथी अगर किसी को एक्सपीरियंस है कि स्लो काम की है, इसका मतलब वो डॉक्टर में फॉल्ट है, पर पैथी में बिल्कुल नहीं। वो डॉक्टर ने उस तरीके से आपको दवा नहीं दिया, इसीलिए आपकी वो पर्टिकुलर डिजीज या बीमारी ठीक नहीं हुई। पर उसमें भी एक
अपन बोल सकते हैं कि अगर डिजीज आपकी क्रोनिक है और एक्चुअल में उसको अगर टाइम लग रहा है कई बार, फॉर एग्जाम्पल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, वो एक झटके में ठीक नहीं हो सकते। राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, वो 100% ठीक नहीं हो सकते, पर पेशेंट मैनेज किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो उसमें आपको सालों साल दवा लेना है, तो उसको अपन ये नहीं बोलेंगे कि होम्योपैथी ने स्लो काम किया, बट होम्योपैथी ने आपको डिसेबिलिटी से एबिलिटी पे ला लिया। ये सिर्फ होम्योपैथी में होता है, तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। एक और ये मिथ है कि डायबिटीज वाले होम्योपैथी ले सकते हैं, क्योंकि हम जो देते हैं वो शुगर पिल्स होती है ना। तो कई पेशेंट आके बोलते हैं कि अरे सर, ये मुझे तो डायबिटीज है पर मैं कैसे खाऊंगा। ठीक है, तो डायबिटीज वाले को मैं बताना चाहूंगा कि शुगर खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। ठीक है, आपका इंसुलिन लेवल गड़बड़ हुआ है शरीर में, इसीलिए शुगर बढ़ती है। और डायबिटीज होने के बाद जो शुगर खा रहा है, ऑफ कोर्स उसकी शुगर बढ़ेगी, पर इट डिपेंड्स आपने कितनी कैलोरीज लिए। वो कैलोरी काउंट का खेल होता है, और वो ग्लोबुल्स तो इतने कम होते हैं, उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ सकती है ना। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सर, इस पे से मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि एक पॉडकास्ट में जाने माने सेलिब्रिटी ने पॉडकास्ट में इन्फ्लुएंसर ने ये बात कही थी कि पैर का अंगूठा, मतलब एलोपैथ ने बोला कि अंगूठा काटना पड़ेगा, ठीक है, बट होम्योपैथी के पास गए तो वो ठीक हो गया। तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इस पे लोगों की कमेंट्स भी आए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, होम्योपैथी इज जस्ट अ सूडो साइंस, साइंटिफिक कुछ भी नहीं है होम्योपैथी पे, ऑन पेपर्स कुछ भी नहीं है। तो ये कब मतलब किस हद तक ये सही है, आप ये मुझे बताइए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो जो यूट्यूबर ने जो बोला था वो करेक्ट है कि ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जहां हाथ काटने की जरूरत नहीं होती है, जिनको बोला जाता है ऑलरेडी कि काटना पड़ेगा। ठीक है, होम्योपैथी में इतना दम है कि आप गैंग्रीन ठीक कर सकते हो, आप वो पेशेंट को बचा सकते हो, और ये प्रूवन है। ठीक है, आप किसी के स्टेटमेंट से के सूडो साइंस बोल दिया, हमको उसको आंसर नहीं देना है। ठीक है, ऑलरेडी होम्योपैथी इतना प्रूव कर चुकी है कि सबको पता है कि काम करती है या नहीं है। हमको किसी को बताना नहीं है, किसी को पेपर्स नहीं देने हैं करती है कि नहीं। सारे पेशेंट्स आज कितने लैक्स ऑफ लोग होम्योपैथी लेते हैं और उनको पता है, उन्होंने रिजल्ट्स देखे हैं कि ठीक होता है। कई लोगों की उंगलियां बच चुकी है, कई लोगों के हाथ बच चुके हैं, पैर बच चुके हैं, जिनको बोला गया था कि काटना पड़ेगा, और ये प्रूवन है। और इसके बाद ये सबके पास डाटा पड़ा हुआ है कि बता सकते हैं कि हाँ ये हमने किया है। सर, एक और चीज मुझे पूछना था कि क्यों हम डायरेक्ट सिम्टम्स को एड्रेस नहीं करते। हम बहुत पूछताछ करते हैं कि बताओ ये बताओ, क्योंकि क्या होता है कि अगर दूसरे कन्वेंशनल मेडिसिन डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाता है तो हार्डली दे गेट टाइम, दे मतलब इतना डिस्कशन नहीं होता। अगर हेडेक हो रहा है, स्टमक एक है, पैरों में दर्द है, दे गिव अस मेडिसिन। तो क्यों इतना पूछताछ करना है, या क्यों इतनी डीप में बातचीत करनी है? सो डिटेल में जानने की इसलिए जरूरत होती है पेशेंट को, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट किस बीमारी के लिए आया है। सबसे पहले अगर अक्यूट कंडीशन के लिए आया है तो बहुत डिटेल लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पेशेंट्स को, आम जनता को ये भी मिथ है कि यार ये बुखार में भी कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बुखार में इतना बात करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम बुखार में 1 घंटा बात करेंगे तो पेशेंट थोड़ी ना बैठने वाला है। है ना। बुखार में हमको हार्डली 5-10 मिनट में, 2-5 मिनट में ही आपको दवाई देनी पड़ती है। लेकिन ये जो डिटेल लिया जाता है, ये क्रोनिक डिजीजेस में लिया जाता है। ये हमें जानने की जरूरत होती है कि बीमारी आई कहां से, कौन सा एलिमेंट आया, कौन सा कॉज आया जिसके कारण ये बंदा बीमार हुआ। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर पेशेंट को है तो हमें हमेशा मदर हिस्ट्री की जरूरत होती है ना,
क्योंकि मदर के इमोशंस वो बच्चे में पास ऑन हुए, जिसके कारण वो बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर आया। तो बिना मदर हिस्ट्री के हम वो बच्चे को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर पेशेंट की एज 70 है, तो जितना 70 साल वो बंदा जिया है, जब से उसको समझ आई और 70 साल तक उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण वो एक कंडीशन तक पहुंचा। 70 ईयर्स में अगर उसको अल्जाइमर्स हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत स्ट्रेस हुआ है लाइफ में, है ना। तो हमको उसकी जर्नी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हम प्रिस्क्राइब पेशेंट की पर्सनालिटी और वो इस जर्नी को कैसे जिया है, उसने कैसे रिएक्ट किया है, उसने एडप्ट कैसे किया है अपनी लाइफ को, उसके ऊपर हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्योंकि हर बंदा अलग अलग होता है, ठीक है। देयर इज अ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, है ना। हर बंदा अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की इमोशंस अलग होते हैं, है ना। हर इंसान अलग माँ बाप से पैदा हुआ है तो वो अलग होगा। तो उसको हम को इंडिविजुअलाइज करना होता है कि ये बंदा इस बीमारी में किस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोगों को अगर डायबिटीज है या 10 लोगों को हेडेक है, हेडेक का एग्जाम्पल लेंगे अपन, तो हेडेक में ये 10 लोग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ये 10 को सेम दवा दे सकेंगे क्या अपन? बिल्कुल नहीं। उसका जो रिएक्शन और एडेप्टेशन है उस कंडीशन में, उसके हिसाब से हमको इंडिविजुअलाइज करके हमको उसको दवा देने की जरूरत है। हेडेक में अगर आप बोलोगे तो स्पेशली माइग्रेन सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, जो कि लोग परेशान हो जाते हैं सालों साल, 15 साल 20 साल से माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं जो कि ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक कोई गोली खाते हैं और जब होता है 3 दिन सोते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रोज नहीं होता इसलिए वो क्रोनिक बन जाता है और एडप्ट कर जाता पेशेंट। पर सब पेशेंट का एडप्टेशन उस बीमारी को लेके अलग होता है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। जब तक वो जानूंगी नहीं तब तक आप उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर एक माइग्रेन का पेशेंट है तो वो हेडेक में क्या करेगा? सोएगा, पेन किलर खाएगा। एक क्या बोलेगा? सिर्फ सर दबा दो, मेरे बाजू में बैठो। एक क्या बोलेगा कि यार मुझे बहुत नींद आती है। चौथा ये बोलेगा ये माइग्रेन की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। पांचवा ये बोलेगा ये माइग्रेन की वजह से मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूं। छठवा ये बोलेगा। ऐसे सबके वाय अलग होंगे ठीक होने के, एडेप्टेशन अलग होंगे। एक चिड़चिड़पना करेगा, गुस्सा करेगा माइग्रेन में, एक रोएगा पेन के वजह से, एक को ऐसा लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूं इस माइग्रेन के, इतना पेन सहन करने से अच्छा मैं मर जाऊं। तो ये रीजंस अलग अलग होते हैं। तो ये रीजन अगर अलग है तो दवाई भी अलग होनी चाहिए, है ना। और ये स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, क्या रीजन था, एलिमेंट्स जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो कई लोगों का जो वाय होता है वो अलग हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है, इसके कारण माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। किसी को एंगर इश्यूज है बहुत, किसी को ब्लड प्रेशर है, सबके रीजन अलग होते हैं। इसलिए डिटेल में जाना, वो पेशेंट का कंसर्न क्या है ठीक होने को लेके, वो पेशेंट उस बीमारी को लेके कैसा एडेप्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ, और वो पेशेंट रिएक्ट कैसा करता है। अगर किसी को माइग्रेन है तो अगर साथ में उसके कोई घर वाले आ रहे हैं अपने पास, तो वो क्या बोलेंगे? सर जल्दी ठीक करो। ये इसको जब हेडेक होता है ना तो पूरा घर हिला देता है, ठीक है। तो आपको उससे समझ में आएगा कि पेशेंट का एडेप्टेशन कैसा है, कि दूसरा रिक्वेस्ट कर रहा है इसको जल्दी ठीक करो, ये डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। दूसरा आएगा, सर ये कितना पेन होता है इसको, पर ये बताता ही नहीं है। उसकी माँ बोलेंगी ये चुप रहता है, तो तब हम समझ जाते कि ये बहुत चुप है। जनरली ये बहुत बात करता है, चीयरफुल बंदा है, और अभी एकदम चुप हो गया है। तो माँ को समझ में आता है, सर इतना बड़ा बच्चा इतना जब ये ठीक रहता है तो पूरा घर चहकता है, और इसको माइग्रेन होता है ना तो एकदम हमारा घर शांत हो जाता है। तो ये डिफरेंट एडेप्टेशन हो गया। तो ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज है। तो पर्सनैलिटी पे प्रिस्क्राइब होती है होम्योपैथी मेडिसिन। पर्सनैलिटी जानना बहुत जरूरी है।
अगर पर्सनालिटी पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो माइग्रेन कभी रिटर्न नहीं आएगा। और अगर आप थेरेपेटिक बेस अगर प्रिस्क्राइब करेंगे या सिर्फ हेडेक की दवा दे रहे, सबको एक जैसी दवा दे रहे, तो 10 में से 1 ठीक होगा, 9 ठीक नहीं होंगे। फिर वो जो दूसरी कन्वेंशनल मेडिसिन जैसा ले रहा है वैसा होम्योपैथी लेते रहेगा, पर उसका इलाज नहीं होगा। सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, जो हमें जानना है कि इसको क्यों होता है, इसको ये बीमारी क्यों हो रही है, कहां से स्टार्ट हुई है, इसलिए वो डिटेल जानना जरूरी है। वो क्लिनिक में आके कैसा बिहेव कर रहा है डॉक्टर के साथ, वो दिखता कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बात कैसे कर रहा है, ठीक है, झिझक रहा है, शाय है, एंग्री है, रूड है, ये सब देखना होता है। इसके ऊपर होम्योपैथी प्रिस्क्राइब होती है। और जब इस तरीके से प्रिस्क्राइब होती है तब वो पेशेंट 100% ठीक होता है और उसको वो बीमारी दोबारा रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। सर, आई हैव सीन योर वर्क, मैंने आपका वो काम करते हुए देखा है। आई हैव सीन योर वर्क एंड ऑल्सो आई हैव सीन कि अ पॉइंट वेयर स्टूडेंट्स जैसे बाहर निकलते हैं, यू नो, BHMS कर लिया, बहुत सारे लोगों के इसमें ये डाउट रहता है कि हमसे हो पाएगा या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं। तो along with homeopathy they start doing allopathy also or any other medicines, या होम्योपैथी को अलग तरीके से प्रिस्क्राइब करना, ठीक है। I have seen your work and you are a true homeopath, ठीक है। So I want to know from your side कि you have been practicing homeopathy since 16 years now and are truly just a homeopath. So why only homeopathy? Why? Yes. सो सबसे पहले तो आज की जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है ये समझना है कि अगर आप महाराष्ट्र में समझेंगे तो होम्योपैथी कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है महाराष्ट्र में। तो इस कारण से क्या है, बच्चों को एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट कॉलेज रही तो उसमें एक इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, स्टडीज बहुत अच्छे से होती है और बाद में अच्छा नॉलेज मिलता है, पेशेंट देखने मिलता है। जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है महाराष्ट्र में, वहां क्या होता है, जनरली पेशेंट्स नहीं होते ज्यादा, ठीक है। इसलिए बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता है अंडर प्रैक्टिस, और इस तरीके से वो अपने आप को मतलब डॉक्टर बनाते बाय एक्सपीरियंस बोलेंगे। थेरोटिकल तो सब पढ़ लेते, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच उनको नहीं हो पाता। इसी कारण से बच्चे बेचारे टूट जाते हैं कई बार कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अर्ली अर्निंग चाहिए, सभी को पैसा जल्दी चाहिए, आज सबको पैसा जल्दी चाहिए, और लगता है यार होम्योपैथी में क्या कमाएगा आदमी, राइट। पर ऐसा नहीं है। अगर आप राइट प्रैक्टिस करो, आपका गुरु राइट चुनो, इंपॉर्टेंट वो है कि आप अपना गुरु राइट चुनो। जैसे हमने चुना था, हमने डॉक्टर विलास जी डांगरे, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, डॉक्टर मिलिंद राव, और आज जो हमारे साथ हमारे मेंटर्स है डॉक्टर मयूर महाजन, डॉक्टर सुनील गोड़के सर, डॉक्टर कृष्ण कुमार दिंडे, और बहुत बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। ऐसे मेरे को गुरुज मिले हैं, मेंटर्स मिले, ऐसा साथ मिला है जिनके वजह से मैं ये कर पाया और मैंने होम्योपैथी नहीं छोड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं छोड़ना था। उसके पीछे वाई ये है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, ठीक है। तो मैं आज सब स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ और डॉक्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप जो पैथी कर रहे हो आप उसी को फॉलो करो, चाहे आप जो पैथी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो छोड़ के कुछ और करोगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना इसका पूरा नॉलेज मिलेगा ना उसका पूरा नॉलेज रहेगा, और आपकी वैल्यू नहीं होगी कि हाँ भैया ये बंदा BHMS है पर कर रहा है एलोपैथी। तो आपके पास कौन आएगा? कुछ ही लोग आएंगे और आपको अच्छे से इज्जत भी नहीं देंगे, ना आप अच्छे एलोपैथ कहलाओगे ना अच्छे होम्योपैथ कहलाओगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप होम्योपैथी कर रहे हो तो आप उस पर मेहनत करो, आप पढ़ो, सबसे पहले तो पढ़ो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अंडर प्रैक्टिस जाओ सबके पास, जहां जहां जा सकते हो, वेबिनार, सेमिनार, यूट्यूब। आज हमारे टाइम में तो यूट्यूब नहीं था, ठीक है, आज इतने चैनल्स है यूट्यूब पे जिसपे
स्टडी हो सकती है, Right. इतना मटेरियल है, इतने लोग हैं देने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सच्चे मन से अगर आप ये करोगे तो आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, लोगों का ये सोचना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत डाइल्यूटेड होती है, इतनी ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होती है कि अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखें उसको तो उसका कंटेंट ना दिखे। तो इतनी ज्यादा डाइल्यूटेड मेडिसिन कैसे काम करेगी? यस, तो डाइल्यूशन का ऐसा है कि जितना ज्यादा होम्योपैथी मेडिसिन डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है उतना ज्यादा उसका डायनामिक पावर हाई होता है। ओके। ठीक है, तो हमारी मेडिसिन जो है वो डायनामिक पावर पे काम करती है। जितना वो डाइल्यूटेड होगा उतना ही अच्छा वो सेल्स पे जाके अच्छे से मैच करके, क्योंकि सेल का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जहां डीएनए लेवल पे इशू होते हैं, ठीक है, जहां डीएनए के रेप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आया है, उस लेवल पे अगर हमको काम करना है तो हमको डाइल्यूशन ही चाहिए। क्रूड फॉर्म उसको डैमेज कर देगा, उसको चेंज नहीं कर सकता या उस पर इफेक्ट ही नहीं होगा। जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर जो हमारा प्रिंसिपल है, उसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का पावर स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। अगर किसी का भी ज्यादा या कम रहा तो वो मैच नहीं होंगी फ्रीक्वेंसी। राइट। ठीक है, तो जब डाइल्यूशन की जो डायनामिक पावर मैच होती है सेल्स के पावर से, क्योंकि ये भी नैनोमीटर्स में ही होता है और सेल का साइज और डीएनए का साइज भी नैनोमीटर्स में होता है। तो जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब वो डीएनए लेवल पे डायनामिक लेवल पे काम करती है होम्योपैथी मेडिसिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितना लोगों को क्या लगता है जितना डाइल्यूट किया उतना वो पानी बन गया, पर ऐसा नहीं है। जितना डाइल्यूट होता है उतना डायनामिक पावर बढ़ता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि हम लोग फोन यूज करते हैं, फोन में अगर आप देखते हो कि हम फोटो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो एक फोन से दूसरे फोन में फोटो जा रहा है, दिखता है क्या जाते हुए? कैसे जाता है? ब्लूटूथ के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू। जो पहले इंफ्रारेड यूज करते थे, फिर अभी एनएफसी यूज करते हैं। तो ये सब जो मेथड्स है इसमें भी कुछ कनेक्ट होता होगा ना, पर दिखता है क्या? वो नहीं है। पर दिखता नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें पावर नहीं है या वो है नहीं। तो सेम विथ डाइल्यूशन होता है, उसमें डायनामिक पावर जितना अगर नीचे जाएगा, जितना ऊपर जाएगा पोटेंसी, उतना डायनामिक पावर बढ़ता है और डाइल्यूशन में उसका पावर कम होता है। इस तरीके से काम करता है डाइल्यूशन। तो ये मिथ रहा है हमेशा कि होम्योपैथी डाइल्यूशन होता है वो क्या काम करेगा, ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे सर आपके साथ ये कन्वर्सेशन एंड करते हैं। इट वाज वंडरफुल, बहुत मजा आई, बहुत कुछ जानने मिला, सीखने मिला, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें जानने मिली होंगी। एक जो मेरा जो मोटिव था होम्योपैथी को लेके, जो अवेयरनेस, जो मिथ्स आपके दिमाग में अभी भी है, आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे मिथ्स आपके क्लियर हुए होंगे। एंड एक लास्ट मैसेज मैं सर आपसे चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू फातिमा फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। सो मैं ये बोलना चाहूंगा ऑडियंस को कि अगर आपने होम्योपैथी नहीं लिया है आज तक तो सिर्फ एक बार लेके देखिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। सो यहाँ पे ये पॉडकास्ट खत्म होता है, एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड तक आपने इस पॉडकास्ट को देखा, एंड तक बने रहने के लिए। एंड आई होप जो मेरा जो मोटिव था एक होम्योपैथी को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने का, वो क्रिएट हो चुका है। और अगर अभी भी आपको कुछ भी मिथ्स है तो ये पॉडकास्ट जरूर दोबारा से देखना और अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और डॉक्टर मिथुन लाड़ीवाला सर का मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनका भी चैनल विजिट करना। आपको और भी जो भी डिस्कशन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जरूर वहां जाके सॉल्व हो जाएगी। बाय बाय।